प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कथा भारती पुस्तक में संकलित कहानियों के क्रम में आज हम डॉक्टर ईलाचंद्र जोशी द्वारा लिखित कहानी रेल की रात का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने डॉक्टर ईलाचंद्र जोशी के परिचय को पढ़ा और यह जाना कि मनोवैज्ञानिक कहानी किसे कहा जाता है। डॉक्टर ईलाचंद्र जोशी हिंदी कथा साहित्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रतिनिधि कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। इस वर्ग के कहानीकारों ने व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार किया है और इनकी कहानियों की गति बाह्य से अंतस की ओर है। इस वर्ग के कहानीकारों की कहानियों में व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन दर्शन और व्यक्तिगत मनोविज्ञान का प्रकाशन होता है और वे सूक्ष्म से सूक्ष्मतर अभिव्यक्तियों के निरूपण के प्रति आग्रहशील रहते हैं। इनकी कहानियों के प्रमुख पात्र अधिकांशतः मध्य वर्ग के होते हैं और इनके माध्यम से वे अपने समय के युगबोध और भावबोध का प्रकाशन व्यक्तिवादी चिंतन के आधार पर करते हैं। प्रस्तुत कहानी रेल की बात पर जब चर्चा की जाती है या इसके कथानक को जब समझा जाता है तो हम ये पाते हैं कि कहानी में कथानक तो नाम मात्र का ही है। कथानक केवल इतना ही है कि एक युवक जिसका नाम महेंद्र है, वह गाड़ी आने से पूर्व ही स्टेशन पर पहुंच जाता है। स्टेशन पहुंचकर इधर उधर टहलने लगता है। टहलने के दौरान ही उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। गाड़ी आने पर वह जिस कंपार्टमेंट में बैठता है उसमें सामने की सीट पर एक व्यक्ति और दो महिलाएं आकर बैठ जाती हैं। इन सामने बैठे व्यक्तियों और विशेषकर महिलाओं को लेकर उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं। संक्षिप्त सी बातचीत भी होती है, किंतु उस बातचीत में उलझना कोई नहीं चाहता। कथानायक महेंद्र उस बातचीत के संदर्भ से ही सामने बैठे हुए यात्रियों के विषय में तरह तरह के विचार करने लगता है। टूंडला स्टेशन पर पहुंचते ही सामने बैठी सवारियां उतर जाती हैं और उन्हें जाते हुए देखकर महेंद्र के मन में कुछ दूसरे प्रकार के विचार आने लगते हैं। एक प्रकार से महेंद्र के मन में सामने बैठी सवारियों को लेकर उत्पन्न होने वाले तरह तरह के विचार ही कथानक के रूप में ईलाचंद्र जोशी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ठोस कथा कहीं नहीं है, इसलिए प्रस्तुत कहानी संक्षिप्त और सूक्ष्म कथानक के साथ लेखक द्वारा उसकी प्रस्तुति इसे मनोवैज्ञानिक कहानी प्रमाणित करती है। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे। गाड़ी आने के समय के बहुत ही पहले ही महेंद्र स्टेशन पर जा पहुंचा। उसे गाड़ी पहुंचने का ठीक समय मालूम न था, न हो यह बात नहीं कही जा सकती। पर जिस छोटे शहर में वह आया हुआ था, वहां से जल्दी भागने के लिए वह ऐसा उत्सुक हो बैठा था कि जानबूझकर भी अज्ञात मन से, शायद किसी अबोध बालक की तरह, वह समझा था कि उसके जल्दी स्टेशन पर पहुंचने से संभवतः
गाड़ी भी नियत समय से पहले ही आ जाएगी। होल्डाल में बंधे हुए बिस्तर और चमड़े के एक पुराने सूटकेस को प्लेटफॉर्म के एक कोने में रखवाकर वह चिंतित तथा अस्थिर सा अन्यमनस्क भाव से टहलते हुए टिकट घर की खिड़की के खुलने का इंतजार करने लगा। महेंद्र की आयु 32-33 के आसपास होगी। उसके कद की ऊंचाई 5.5 फीट से कम नहीं मालूम होती थी। उसके शरीर का गठन देखने से उसे दुबला तो नहीं कहा जा सकता, तथापि मोटा वह नाम का भी न था। रंग उसका गेहुआ था, कपोल कुछ चौड़ा था, भौहें कुछ मोटी किंतु तनी हुई, आंखें छोटी पर लंबी, काली मूछें घनी पर पतली और दोनों सिरों पर कुछ ऊपर को उठी हुई। वह खद्दर का एक लंबा कुर्ता, खद्दर की धोती पहने था। सिर पर टोपी नहीं थी। पाँवों में घड़ियाल के चमड़े के बने हुए चप्पल थे। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण अवश्य था, पर वह आकर्षण सब समय सब व्यक्तियों की दृष्टि को अपनी ओर नहीं खींचता था। सूरज बहुत पहले डूब चुका था। शुक्ल पक्ष का अपूर्ण गोलाकार चंद्रमा अपने किरण जाल से दिग दिगंत को स्निग्ध आलोक छटा से विभासित करने लगा। स्टेशन पर अधिक भीड़ न थी। प्लेटफार्म पर टहलते टहलते पूर्व की ओर 4 कदम निकल जाने पर ऐसा मालूम होने लगा कि चांदनी दीर्घ विस्तृत समतल भूमि पर अलस क्लांति की तरह पड़ी हुई है। झिल्ली झनकार का एकांतिक मर्मर स्वर इस असलता की वेदना को निर्मम भाव से जगा रहा था, जिससे महेंद्र के हृदय की सुप्त व्याकुलता तिलमिला उठती थी। सिग्नल डाउन हो गया था। टिकट घर खुल गया था। 3rd क्लास का टिकट खरीदकर महेंद्र गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में दूर ही सर्च लाइट के प्रखर प्रकाश से तिमिर विदारण करती हुई गाड़ी दिखाई दी और झकझक करती हुई स्टेशन पर आ खड़ी हुई। सामने के कंपार्टमेंट में केवल 2 व्यक्ति बैठे थे और वे भी उतरने की तैयारी कर रहे थे। महेंद्र एक हाथ में बिस्तर की गठरी और दूसरे हाथ में सूटकेस पकड़कर उसी में जा घुसा। जो 2 व्यक्ति कंपार्टमेंट में थे, उनके उतरते ही एक चश्माधारी सज्जन ने 2 महिलाओं के साथ भीतर प्रवेश किया। कूली ने आकर नवागंतुक महाशय का सामान भीतर रख दिया और मजूरी के संबंध में काफ़ी हुज्जत करने के बाद पैसे लेकर चला गया। चश्माधारी सज्जन महिलाओं के साथ महेंद्र के सामने वाली बेंच पर बड़े आराम से बैठ गए। मालूम होता था कि वे बड़ी हड़बड़ी के साथ गाड़ी आने के कुछ ही समय पहले स्टेशन पहुंचे थे और घबराहट में थे कि महिलाओं को साथ लेकर किसी कंपार्टमेंट में जगह न मिली तो क्या हाल होगा। वह अभी तक हाँफ रहे थे, जिससे उनकी अब तक की परेशानी स्पष्ट व्यक्त होती थी। अब जब आराम से बैठने को खाली जगह मिल गई तो एक लंबी सांस लेकर चश्मा उतारकर रुमाल से मुंह का पसीना पोंछने लगे। पसीना पोंछते पोंछते महेंद्र की ओर देखकर उन्होंने प्रश्न किया, शिकोहाबाद के बजे गाड़ी पहुंचेगी, आप बता सकते हैं? महेंद्र ने उत्तर दिया, जहाँ तक मेरा ख्याल है 12 बजे के करीब पहुंचेगी। महेंद्र कनखियों से महिलाओं की तरफ देख रहा था। महिलाएं उसके एकदम सामने बैठी थीं और यदि वह दृष्टि सीधी करके स्वाभाविक रूप से उन्हें देखता रहता तो भी शायद न तो चश्माधारी सज्जन और न महिलाओं को कोई आपत्ति होती, पर उसे अपनी स्वाभाविक संकोचशीलता के कारण उनकी ओर स्थिर दृष्टि से देखने का साहस नहीं था। दोनों महिलाएं बेपर्दा बैठी थीं। उनमें एक की अवस्था
प्राय 35 वर्ष की होगी। वह एक सफ़ेद चादर ओढ़ी थी, दूसरी 22-23 वर्ष की जान पड़ती थी। वह एक गुलाबी रंग की सुंदर सुरुचिपूर्ण साड़ी पहने थी। दोनों यथेष्ट सभ्य और सुशील जान पड़ती थी। ज्येष्ठा को देखने से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी समय वह सुंदरी रही होगी, पर अब अस्वस्थता के कारण उसका मुखमंडल बिल्कुल निस्तेज जान पड़ता था। कनिष्ठा यद्यपि सौंदर्य कला की दृष्टि से सुंदरी नहीं थी, तथापि उसके मुख की व्यंजना में एक ऐसी मधुरिमा वर्तमान थी जो बरबस आंखों को आकर्षित कर लेती थी। आज कई कारणों से महेंद्र का जी दिन भर अच्छा नहीं रहा। गाड़ी में बैठने तक वह चिंतित और उदास था, पर गाड़ी में बैठते ही शिष्ट, सुशील और सुंदरी महिलाओं के साहचर्य से उसके खिन्न मन में एक सुखद सरसता छा गई। यद्यपि वह संकोच के कारण कुछ कम घबराया हुआ न था, तथापि चश्माधारी सज्जन की भोली आकृति तथा सरल भाव भंगिमाओं से और महिलाओं की शालीनता से उसे इस बात पर धीरे धीरे विश्वास होने लगा था कि उनके बीच किसी प्रकार का संकोच अनावश्यक नहीं बल्कि अशोभन भी है। बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें ईलाचंद्र जोशी की मनोवैज्ञानिक कहानी कला का परिचय प्राप्त होता है। लेखक ने महेंद्र की मानसिक स्थिति का वर्णन किया है और लेखक ने महेंद्र की कुछ समय पहले की मानसिक स्थिति तथा मौजूदा परिस्थितियों में परिवर्तित मन स्थिति का चित्रण किया है। वर्णन मनोवैज्ञानिक है और लेखक की भाषा अपने कथ्य को व्यक्त करने में पूर्णतया सक्षम है। धन्यवाद।